हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सोशियोक्रेटिक एकेडमी। दिस इज भावेश पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। पिछली दो वीडियो में हमने जाना पहला चैप्टर पावर शेयरिंग पॉलिटिकल साइंस का, उसको हमने पूरी अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। अगर आपको उन चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम में और व्हाट्सएप पे आप मुझसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पावर शेयरिंग चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने सिर्फ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली तो यहां से आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा और आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये हर बार सीबीएसई में रिपीट होते हैं। बस इनकी लैंग्वेज कई बार चेंज हो जाती है, लेकिन हमारा टॉपिक बिल्कुल सेम रहता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन ये ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो हर बार पेपर में आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। आपको ध्यान होगा हमने अपने लेक्चर में डिस्कस करा था कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों होती है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। डिजायरेबल का मतलब होता है कि पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है और इसको हमें अपनी कंट्री में इंप्लीमेंट क्यों करना चाहिए। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर हम पॉइंट वाइज कर सकते हैं, बहुत ईजिली इसके पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि पावर शेयरिंग हेल्प अस टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप। भाई पावर शेयरिंग क्या काम करता है, हमारे जो कंट्री के डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं, जैसे बेल्जियम में थे डच स्पीकर थे, फ्रेंच स्पीकर थे, और श्रीलंका में थे सिन्हाला स्पीकर्स थे और इंडियन तमिल स्पीकर्स थे। इनमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कम किया गया था पावर शेयरिंग का यूज़ करके। इट इज़ अ गुड वे टू एंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब भाई जब पावर शेयरिंग का यूज़ जब भी किसी कंट्री में किया जाता है ना, तो वहाँ पे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाती है और किसी भी तरीके की कोई हमें बैरियर का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि पावर विभिन्न लेवल्स में डिवाइड कर दी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग इट इज अ गुड वे टू एंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री। इट हेल्प अस टू यूनाइट द नेशन। जब भी पावर शेयरिंग यूज की जाएगी ना, वहां पे पावर शेयरिंग को यूज करने के बाद वहां की जो आम जनता है, वहां के जो सोशल ग्रुप्स हैं, वो आपस में इंटीग्रेट होने लगते हैं, आपस में उनमें यूनिटी बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सभी सोशल ग्रुप्स की प्रॉब्लम्स को, उनकी नीड्स को पूरा करने की कोशिश करती है। तो हम कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग का यूज करने से इट हेल्प अस टू यूनाइट द नेशन। सभी तरह के सोशल ग्रुप एक आपस में इंटीग्रेट करके रह पाते हैं कंट्री के अंदर। ठीक है। इट इज़ अ वे वेयर सिटीजन एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम। और हमने पढ़ा था कि पावर शेयरिंग का यूज़ करने का मतलब ये है कि हम वहाँ के पीपल्स को भी ये पावर दे देते हैं कि आप गवर्नमेंट में स्टेक ले सकते हो, आप गवर्नमेंट में हिस्सा ले सकते हो। और एक पीपल हिस्सा कैसे लेते हैं? पीपल स्टेक लेते हैं बाय द गिविंग वोट। आम जनता वोट दे के गवर्नमेंट में अपना हिस्सा एक्वायर करती है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है पीपल को ये राइट देने का कि वह गवर्नमेंट में स्टेक लेके अपनी जो डिज़ायर गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट वो चाहते हैं, जिस गवर्नमेंट को वो पसंद करते हैं, उसको एक्वायर कर सकते हैं, उसको ऑप्ट कर सकते हैं। पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अब भाई जो पावर शेयरिंग है ना, वो डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वो अपनी कंट्री में पावर शेयरिंग का यूज़ ज़रूर करती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग इज़ अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका यूज़ क्यों करना चाहिए। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो उसमें हम ये पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं और इस आंसर को हम प्रूडेंशियल रीजन और मॉरल रीजन में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है और मॉरल रीजन क्या होता है। जहाँ पे जब हम पावर शेयरिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं और हम ये सोचते हैं कि पावर शेयरिंग को इम्प्लीमेंट करने से क्या गेन्स होंगे, क्या लॉस होगा, एक पूरा कैलकुलेशन करके इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो हमारा प्रूडेंशियल रीजन और पावर शेयरिंग होता है। लेकिन जब हम पावर शेयरिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं ये सोच के विदाउट एनी कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉसेस, तो वो हमारा मॉरल रीजन होता है। दोनों ही बढ़िया रीजन है और इसका आंसर प्रूडेंशियल और मॉरल रीजन में भी दिया जा सकता है और इस तरीके से पॉइंट में भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द बेल्जियम गवर्नमेंट अकोमोडेट सोशल डिफरेंसेस। मतलब कि बेल्जियम गवर्नमेंट के जो डाइवर्सिटीज़ थी वहाँ पे डच स्पीकर्स की, फ्रेंच स्पीकर्स की, जर्मन स्पीकर्स की, इतने सारे स्पीकर्स रहते थे, उस डाइवर्सिटी जो कॉन्फ्लिक्ट्स जो हो रहे थे उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए बेल्जियम गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें करी थी। और ये क्वेश्चन अनदर लैंग्वेज में भी आ सकता है, जैसे डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल फॉर एकोमोडेटिंग डाइवर्सिटीज़। दोनों क्वेश्चन यहाँ पे सेम है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी है। नीचे वाले क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि बेल्जियम मॉडल क्या होता है, और पहला वाला जो क्वेश्चन है हाउ डिड द बेल्जियम गवर्नमेंट अकोमोडेट सोशल डिफरेंसेस, उसमें थोड़ा इनडायरेक्ट तरीके से पूछा जा रहा है कि वहाँ की जो सोशल डिफरेंसेस थी उनको अकोमोडेट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, मतलब इंटीग्रेट करने के लिए क्या चीज़ें बेल्जियम गवर्नमेंट ने करी थी। तो सीधा सीधा हमें इसमें यहाँ पे बेल्जियम मॉडल को एक्सप्लेन
करना है। तो भाई बेल्जियम मॉडल में क्या था, हम सबसे पहले हेडिंग बताएंगे, बेल्जियम मॉडल फॉर एकोमोडेट डाइवर्सिटीज़, मतलब बेल्जियम मॉडल ने क्या चीज़ें करी थी एकोमोडेट करने के लिए डाइवर्सिटीज़ को। तो डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर विल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे पहले उस मॉडल में ये कहा गया था कि जो डच स्पीकर्स होंगे और जो फ्रेंच स्पीकर्स के मिनिस्टर्स होंगे, उन दोनों मिनिस्टर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल पावर दी जाएगी, किसी की भी पावर ज़्यादा या कम नहीं होगी। दूसरा प्रोविजन उसमें ये था कि स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट एक्ट एज अ सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद जो वहाँ की दो रीजन्स की स्टेट गवर्नमेंट थी, वो दोनों स्टेट्स गवर्नमेंट, फ्रेंच वालों की स्टेट गवर्नमेंट और डच वालों के स्टेट गवर्नमेंट को एज अ सबॉर्डिनेट काम नहीं करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। मतलब दोनों स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने रीजन में पॉलिसीज बना के उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर सकती है। दे विल नॉट हैव टू आस्क सेंट्रल गवर्नमेंट टू पास दैट एनी पॉलिसी, किसी भी पॉलिसी को पास कराने के लिए बार बार उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेनी होगी, उनका सबॉर्डिनेट बन के नहीं रहना होगा। तीसरा प्रोविजन उसमें था बेल्जियम मॉडल में, मेनी पावर्स वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ टू रीजन्स, मतलब वहाँ के जो दो रीजन थे, वलोनिया रीजन और फ्लेमिश रीजन, उन दोनों रीजन की जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनको भी पावर्स दी गई थी। मतलब यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि उनको एज अ सबॉर्डिनेट एक्ट नहीं करना पड़ेगा। दोनों स्टेट गवर्नमेंट को डिफरेंट डिफरेंट पावर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट डिवाइड की गई थी। लास्ट प्रोविजन उसमें था कम्युनिटी गवर्नमेंट का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट वहाँ पे क्या थी, प्रोविजन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट मेड कंट्री मोर यूनाइट, मतलब कम्युनिटी गवर्नमेंट का प्रोविजन आने से उस कंट्री को और ज़्यादा यूनिटी मिल गई थी। यूनिटी क्यों मिल गई थी, क्योंकि जो दोनों जो डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स की कम्युनिटी थी, वो दोनों कम्युनिटी अपने अपने राइट्स के लिए, अपने राइट्स को सिक्योर करने के लिए, चाहे वो उनका एजुकेशनल राइट हो, चाहे वो उनका लैंग्वेज के ऊपर राइट हो, चाहे वो उनका कल्चर के ऊपर राइट हो, अपने राइट्स को सिक्योर करने के लिए वो दोनों काम कर सकती थी कम्युनिटी गवर्नमेंट को बना के। मतलब अपने राइट्स को सिक्योर करने के लिए उनको ये अधिकार दे दिया गया था कि आप अपने राइट्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं बाय द मेकिंग कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार आया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो भाई थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द 3 मेजर्स टेकन बाय श्रीलंका एज पर द एक्ट पास इन 1956। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 1956 में श्रीलंका ने जो मेजोरिटेरियन पॉलिसी अपनाई थी, जो एक्ट पास करा था, उस एक्ट के अंदर 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस क्या लिए गए थे। तो भाई जो सबसे पहला डिसीजन था वो था हमारा, इन 1956 एक्ट वाज पास्ड श्रीलंका सिन्हाला एज ऑफिशियल लैंग्वेज, थस दिस रिगार्डिंग तमिल लैंग्वेज। भाई वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा % लैंग्वेज बोली जा रही थी ना, सिन्हाला लैंग्वेज जो कि 74% बोली जा रही थी, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। मतलब वो उसको एक आधिकारिक भाषा बना दिया गया और सारे काम जो भी होंगे गवर्नमेंट पर्पसेस के लिए वो सिर्फ सिन्हाला लैंग्वेज में करे जाएंगे, ये कहा गया था। और गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फॉर सिन्हाला दैट सिक्योर्ड यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। जो मेजोरिटेरियन पॉलिसी पास करी थी उन्होंने सिन्हालास के लिए, उस पॉलिसी में ये कहा गया कि श्रीलंका के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स निकाली जाएंगी और यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सिन्हाला स्पीकर को सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद इंडियन तमिल स्पीकर या फिर जो अदर कल्चर के लोग रह रहे थे वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो सिन्हाला स्पीकर्स को दी जाएगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन उसमें क्या लिया गया था कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड, नए संविधान ने यह बताया डैट कि स्टेट विल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म, कि वहाँ का जो गवर्नमेंट होगी, जो श्रीलंका गवर्नमेंट होगी, वो क्या करेगी, वो वहाँ के बुद्धिज्म कल्चर के जो लोग हैं, जो सिन्हाला लैंग्वेज बोल रहे थे, उनको सपोर्ट करेगी पूरी तरह से, और जो भी उनकी डिमांड होगी, जो भी उनकी नीड होगी, उसको पूरा किया जाएगा और उनको फॉस्टर करा जाएगा। फॉस्टर का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा है ना, फॉस्टर दैट स्टेट विल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। फॉस्टर का मतलब होता है कि बुद्धिज्म कल्चर को वहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट 3 डिसीजन 1956 के एक्ट में श्रीलंका ने लिए थे। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, हाउ इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम वाज वेरी कॉम्प्लेक्स। मतलब ये कि जो बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन था उसको हम कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, सिंपल नहीं होती। तो बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन कॉम्प्लेक्स इसलिए था क्योंकि वहाँ पे एक तो ज़्यादा लैंग्वेज थी, 2 से ज़्यादा लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज बोली जाती थी, और उनके 2 रीजन्स डिवाइडेड थे। जैसे कि
सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे आंसर में, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। हेडिंग बना के जो हमारा पहला पॉइंट होगा वो ये होगा, बेल्जियम वाज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स, वलोनिया एंड फ्लेमिश रीजन। मैं आपको बताया था कि जो पूरा बेल्जियम है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था, एक आपका वलोनिया रीजन, एक आपका फ्लेमिश रीजन। अब इन दोनों रीजन्स में 2 लैंग्वेज बोली जाती थी, डच लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज। उनका परसेंटेज कितना कितना था, आउट ऑफ टोटल 59 पॉपुलेशन स्पोक डच एंड लिव इन द फ्लेमिश रीजन। भाई जो 50% 59% जो जनसंख्या थी वहाँ की वो फ्लेमिश रीजन में रहती थी और डच लैंग्वेज को बोलती थी। और जो रिमेनिंग परसेंट है आपका 40% पॉपुलेशन स्पोक फ्रेंच एंड लिव इन वलोनिया रीजन। बाकी की जो 40% वहाँ की पॉपुलेशन थी वह वलोनिया रीजन में रहती थी और फ्रेंच लैंग्वेज बोला करती थी। रिमेनिंग 1% वर जर्मन स्पीकर्स, और जो बचा हुआ हमारा 1% है जो कि ईस्ट की तरफ था वो जर्मन पीपल थे और वो लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। इन द कैपिटल ब्रुसेल 80% वर फ्रेंच स्पीकर एंड 20% वर डच स्पीकर। और बेल्जियम की जो कैपिटल थी ब्रुसेल के अंदर थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग था। ब्रुसेल के अंदर 80% फ्रेंच स्पीकर्स थे और 20% डच स्पीकर्स थे। वहीं ऑल ओवर मैं बेल्जियम की बात करूं तो ऑल ओवर बेल्जियम में डच स्पीकर्स 59% थे मेजॉरिटी के साथ और 40% थे आपके फ्रेंच स्पीकर। लेकिन जो उनकी कैपिटल थी ब्रुसेल का कॉन्सेप्ट अलग था। ब्रुसेल के अंदर 80% फ्रेंच स्पीकर्स थे जो कि पूरे बेल्जियम में तो माइनॉरिटी में है, लेकिन ब्रुसेल के अंदर वो लोग मेजॉरिटी में हैं। और 20% डच स्पीकर्स थे जो कि पूरे बेल्जियम में तो 59% है, लेकिन ब्रुसेल के अंदर सिर्फ 20% है। तो इस वजह से जो पूरा कॉम्प्लेक्स बनता है, एथनिक कंपोजिशन बनता है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है बेल्जियम का। 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अपना 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखना। कंपेयर द सिचुएशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका कंसिडरिंग देयर लोकेशन, साइज एंड कल्चर एस्पेक्ट। भाई कह रहा है कि आपने 2 कंट्री पढ़ी पावर शेयरिंग के अंदर, श्रीलंका और बेल्जियम। अब दोनों कंट्री के अलग अलग एस्पेक्ट में हमें कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों कंट्री का। वो एस्पेक्ट क्या है वो हमें दे रखा है। एक तो लोकेशन के बेस पे हमें बताना है कि श्रीलंका बेल्जियम की लोकेशन क्या है वर्ल्ड मैप के अंदर। फिर इनका हमें साइज बताना है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर एरिया ये कितना बड़ा इनका साइज है ये कंसिडर करते हैं। और तीसरा हमें डिफरेंस बताना है दोनों का कल्चरल डिफरेंस। तो भाई लोकेशन की अगर हम बात करें, लोकेशन की बेल्जियम की अगर मैं बात करूं तो बेल्जियम लोकेटेड इन द वेस्टर्न यूरोप। ये वेस्टर्न यूरोप का पार्ट है, जो हमारा यूरोप पूरा कॉन्टिनेंट है उस कॉन्टिनेंट का वेस्ट में हमें बेल्जियम देखने को मिलता है। एंड बेल्जियम शेयर्ड देयर बॉर्डर विद फ्रांस इन द साउथ। अब बेल्जियम का जो साउथ वाला हिस्सा है वो फ्रांस से लगा हुआ है। जर्मनी इन द ईस्ट, बेल्जियम का जो ईस्ट वाला पार्ट है, ईस्ट बेल्जियम, वहाँ पे जर्मनी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। इन द ईस्ट नीदरलैंड इन द नॉर्थ। अब बेल्जियम का जो नॉर्थ वाला पार्ट है ऊपर की तरफ, वहाँ पे बेल्जियम नीदरलैंड के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और वहीं पे श्रीलंका की अगर हम बात करें तो भाई श्रीलंका में देखने को मिलता है इंडियन ओशन में श्रीलंका लाई करता है और साउथ इंडिया की तरफ, साउथ इंडिया से ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है इंडिया के साथ। ऑन द बेसिस ऑफ साइज इनका कंपैरिजन क्या है भाई, बेल्जियम की बात करें, बेल्जियम वैसे तो बहुत छोटी कंट्री है, ये इंडिया का जितना हरियाणा है उतनी ही ये मानी जाती है, लेकिन इट इज़ अ स्मॉल कंट्री विद 30,688 स्क्वायर किलोमीटर। इतनी छोटी कंट्री है कि इसका जो पूरा एरिया है वो 30,688 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये कवर करता है। और वहीं अगर हम श्रीलंका की बात करें तो इट कवर्स एरिया ऑफ 65,610 स्क्वायर किलोमीटर। और जो श्रीलंका का आपका एरिया है वो है 65,610 किलोमीटर। एंड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, यानी दोनों का कल्चर क्या है। अब कल्चर में हम वही चीज़ लिखेंगे, दोनों का एथनिक कंपोजिशन के बारे में ही ये पूछ रहा है। तो बेल्जियम के कल्चर की बात करें तो वहाँ पे 59% डच स्पीकर्स थे, 40% फ्रेंच स्पीकर्स थे, 1% जर्मन स्पीकर्स है। बिल्कुल सिंपल है भाई, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 74% सिनारा स्पीकर्स थे, 30% श्रीलंकन तमिल स्पीकर्स थे और 5% इंडियन तमिल स्पीकर्स थे। तो ये था डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन पे आ गए हम, 6th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। व्हाट डज द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस एंश्योर इन पावर शेयरिंग। मतलब ये कह रहा है कि एक सिस्टम होता है चेक और बैलेंस का सिस्टम, ये सिस्टम पावर शेयरिंग में क्या काम करता है। अगर आपको याद आ रही हो पिछली क्लास, तो उसमें मैंने बताया था कि जो चेक्स एंड बैलेंस का काम है वो जुडिशरी करती है। और जुडिशरी कौन सी फॉर्म है पावर शेयरिंग का, वो है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो चेक एंड बैलेंस का क्या मतलब होता है, द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस एंश्योर दैट
नो वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट गेन टू मच पावर इन द कंट्री। मतलब जब हम पावर शेयर करते हैं ना गवर्नमेंट के अंदर, तो सबको इक्वली पावर डिवाइड की जाती है स्टेट गवर्नमेंट में और नेशनल गवर्नमेंट में। अब जुडिशरी ये काम करती है कि जिसको जो पावर दी गई है, जो पावर नेशनल गवर्नमेंट को दी गई है और जो पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है, उन दी गई पावर्स का कहीं वो मिसयूज तो नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि गवर्नमेंट का एक लेवल बहुत ओवर पावर हो रहा है और बाकी लेवल बहुत पावर में कम होते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को चेक करता है रेगुलरली कि पॉलिसीज़ क्या बनाई जा रही हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, उनका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है एग्जीक्यूटिव असेंबली के द्वारा, और ये कहीं दोनों ऑर्गन्स गवर्नमेंट के ओवर पावर तो नहीं हो रहे। तो इस सिस्टम को बोलते हैं चेक एंड बैलेंस, मतलब कि काम को चेक करना और कंट्री के जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स है उनको बैलेंस में रखना। दैट इज कॉल्ड चेक एंड बैलेंस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है डिस्क्राइब द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। भाई सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को हमें एक्सप्लेन करना है। मैंने आपको 4 तरह की पावर शेयरिंग पढ़ाई थी, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग इन प्रेशर्स ग्रुप, पावर शेयरिंग पॉलिटिकल पार्टी, ये सब हमने पढ़ी थी 4 टाइप की पावर शेयरिंग लास्ट क्लास में। तो इसमें हमें पहली टाइप की पावर शेयरिंग पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट क्या होता है। तो उसमें आपको ध्यान होगा, हमने पढ़ा था कि भाई गवर्नमेंट के 3 तरह के ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, एग्जीक्यूटिव असेंबली और जुडिशरी, और इन तीनों ऑर्गन के अपने डिफरेंट वर्क होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या काम करता है? लेजिस्लेटिव असेंबली काम करता है सारी पॉलिसीज को बनाने में, मतलब इंडिया के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर जो भी पॉलिसी बनाई जाती है, किसी भी सेक्टर से रिलेटेड पॉलिसी बनाई जाती है, तो सारे लॉज को बनाने का काम, सारी पॉलिसीज को बनाने का काम आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली करती है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली लॉज एंड पॉलिसी को बनाने के बाद फॉरवर्ड कर देती है वो काम एग्जीक्यूटिव असेंबली को। एग्जीक्यूटिव असेंबली का काम क्या होता है? वो बनाई गई पॉलिसीज को अच्छे तरीके से कंट्री के अंदर इंप्लीमेंट करवाना, ये काम, तो इंप्लीमेंट करवाना एग्जीक्यूटिव असेंबली का काम होता है। अब जुडिशरी क्या काम करती है? जुडिशरी का काम है जो लेजिस्लेटिव पॉलिसीज बना रही है और एग्जीक्यूटिव असेंबली जिस तरीके से पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवा रही है, दोनों के काम में बैलेंस बना के रखता है। ये चेक करता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली कोई गलत तरीके की लॉज एंड पॉलिसीज तो नहीं बना रही, और क्या एग्जीक्यूटिव असेंबली इज इट रियली वर्किंग, क्या वो सही में काम कर रही है या नहीं कर रही। दोनों के काम को चेक करना और दोनों के काम में बैलेंस बना के रखना, दैट इज द वर्क ऑफ जुडिशरी। और इसलिए हम जुडिशरी को कहते हैं इट चेक्स एंड बैलेंस द वर्क ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव असेंबली। चलिए भाई, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हाउ कैन पावर बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। भाई सीधे सीधे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पावर्स को हम गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में कैसे शेयर करते हैं। अभी हमने देखा था कि पावर्स को ऑर्गन्स में कैसे डिवाइड करते हैं, जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग था, और ये है कि पावर्स को गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में कैसे डिवाइड करते हैं, और इसको हम कहेंगे, दूसरा नाम इसका वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, क्योंकि इसमें पावर वर्टिकली डिवाइड होती है। और पहले वाला था हमारा हॉरिजॉन्टली पावर ऑफ शेयरिंग, जिसमें पावर हॉरिजॉन्टली डिवाइड होती है, जिसको ऑर्गन्स ऑफ पावर शेयरिंग भी कहा जाता है। लेकिन इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर कैसे शेयर होती है। तो इसका भाई पहला पॉइंट ये बनेगा, इट इज कॉल्ड वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इसको हम वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी कहते हैं। और सबसे पहला इसमें जो लेवल होता है वो होता है हमारा नेशनल गवर्नमेंट का। भाई नेशनल गवर्नमेंट जो होती है किसी भी कंट्री में एक होती है, और ये पूरी कंट्री के लिए काम करती है। इसकी जो भी पॉलिसीज रहेंगी, जो भी रूल्स रहेंगे, दैट रूल्स विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर होल कंट्री, पूरी कंट्री के लिए काम करती है। इट इज़ अ फर्स्ट लेवल, ये सबसे पहला लेवल होता है, और इट वर्क्स एंटायर कंट्री, और इट वर्क्स फॉर एंटायर कंट्री, पूरे देश के लिए काम करती है। दूसरा लेवल होता है इसमें हमारा स्टेट लेवल। तो स्टेट लेवल, एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन एरिया। भाई स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारी होती है, अकॉर्डिंग टू स्टेट, जितने हमारे स्टेट्स हैं उतनी हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है वो अपने जुरिस्डिक्शन एरिया में, यानी सिर्फ अपने स्टेट के लिए ही पॉलिसीज और रूल्स पे काम करती है। स्टेट गवर्नमेंट नेशनल गवर्नमेंट की पॉलिसी को ना ही इंटरफेयर करेगी, ना ही उसके सबऑर्डिनेट रह के काम करेगी। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ अपने स्टेट के लिए काम करती है। तीसरा और लास्ट लेवल आता है हमारा इसमें लोकल लेवल। लोकल लेवल में क्या है, ये स्टेट गवर्नमेंट से भी एक छोटा पार्ट है, और लोकल लेवल हर स्टेट में बनाया जाता है। और ये जो लोकल लेवल बनाया जाता है ये 2 पार्ट में बनाया जाता है। कैसे? इट इज़ थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, इसको हम थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं।
इट हैज़ 2 पार्ट, इसके 2 पार्ट होते हैं। वन इज ग्राम पंचायत फॉर रूरल एरियाज एंड म्यूनिसिपैलिटीज फॉर अर्बन एरियाज। लोकल गवर्नमेंट हमारी 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। पहला होता है इसमें ग्राम पंचायत, यानी कि जो ग्राम सभा लगती है गांव के अंदर, उसमें छोटे मोटे डिसीजंस लिए जाते हैं, जैसे कि वाटर सप्लाई के ऊपर है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है, रोड्स के ऊपर है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर है। जो छोटे मोटे डिसीजंस होते हैं रूरल एरियाज़ के, वो ग्राम पंचायत हैंडल करती है। और जो हमारे शहर हैं, जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं, यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ यानी कि MCD काम करती है। और MCD का काम क्या होता है? अर्बन एरियाज़ के जो छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हैं लोगों के बीच, और वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ का जो रोड है, वहाँ की जो स्ट्रीट लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, ये सारे जो छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, इनको सॉल्व करने का काम करती है अर्बन एरियाज़ के अंदर म्यूनिसिपैलिटीज़। देखिए भाई, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। लास्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, एक तरह का केस बेस्ड क्वेश्चन है। इसको आप ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझेंगे ना, हम आंसर को नहीं कर पाते हैं। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, जब तक समझ नहीं आता तब तक क्वेश्चन को पढ़ना है हमें। Do you think that the steps taken by Sri Lankan government to establish the supremacy of Sinhala were justified for long lasting? Give your viewpoint. इसमें यह बताया जा रहा है कि जो मेजोरिटेरियन पॉलिसी अपनाई गई थी श्रीलंका के अंदर, उस पॉलिसी को अपनाने के बाद क्या ड्रॉबैक्स थे उसके, क्या लिमिटेशंस थी। क्योंकि आप जानते हो पॉलिसी अपनाने के बाद श्रीलंका में कुछ अच्छा तो हुआ ही नहीं था, उल्टा क्राइसिस और बढ़ गया था। तो किस तरीके की प्रॉब्लम आ गई थी श्रीलंका के अंदर, उसकी बात की जा रही है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये लॉन्ग लास्टिंग तो था ही नहीं, ज़्यादा लंबे समय तक टिकने वाली पॉलिसी तो ये बिल्कुल भी नहीं थी। दीज स्टेप्स इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी सेक्शन, इवन द बेसिक राइट्स वर नॉट गिवन। इस पॉलिसी के जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि भाई जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी श्रीलंका के अंदर, माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी थी? जैसे आपके इंडियन तमिल्स थे, श्रीलंकन तमिल्स थे, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी थी क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी। तो इनके तो भाई बेसिक राइट्स तक उन्होंने छीन लिए थे। जो मौलिक अधिकार होते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो हर एक पर्सन को दिए जाते हैं कंट्री के अंदर, वो राइट्स तक भी छीन लिए गए थे इस माइनॉरिटी सेक्शन से। उनके हर तरह के राइट्स को इग्नोर्ड किया गया था, हर तरह के इंटरेस्ट को इग्नोर्ड किया गया था। और इस पॉलिसी का दूसरी लिमिटेशन क्या थी? डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन लैंग्वेज एंड रिलीजन फर्दर डिप्राइव्ड अदर कम्युनिटी इन श्रीलंका। भाई जो लैंग्वेज के बेस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, सिन्हाला को प्रेफरेंस दिया गया था, ना ही इंडियन तमिल को, ना ही श्रीलंकन तमिल की लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया गया था, और उनके रिलीजन में भी डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। तो इसकी वजह से क्या हो गया था? फर्दर डिप्राइव्ड जो कम्युनिटी थी श्रीलंका की, वो अलग अलग पार्ट में टूटती जा रही थी। किसी भी प्रकार की यूनिटी वहां पे हमें नहीं देखने को मिल रही थी। और रिपीटेड डिनायल ऑफ द डिमांड फर्दर डेवलप्ड सिविल वॉर सिचुएशन दैट कॉज श्रीलंकन सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ। और इसी तरीके से जब उनकी किसी भी डिमांड को पूरा नहीं करा जा रहा था श्रीलंका के, श्रीलंकन तमिल की डिमांड को और इंडियन तमिल की डिमांड को, तो उनके अंदर एक तरीके का एग्रेशन आ गया था। और उस एग्रेशन की वजह से श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर की सिचुएशन आ गई थी। ये सिचुएशन क्या होती है? सिविल वॉर की सिचुएशन, जब एक ही कंट्री के लोग, एक कंट्री के अंदर डिफरेंट कम्युनिटी के लोग आपस में लड़ने लगते हैं, वो जो सिचुएशन हो जाती है वॉर लाइक सिचुएशन, उसको हम सिविल वॉर सिचुएशन कहते हैं। सिविल मतलब नागरिक, वॉर मतलब लड़ाई, नागरिकों की लड़ाई। एक ही देश के अंदर रहने वाले लोग जब आपस में ही लड़ने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड सिविल वॉर सिचुएशन। और ये सिविल वॉर सिचुएशन क्यों आ गई थी? क्योंकि जो इंडियंस तमिल थे और श्रीलंकन तमिल से जो माइनॉरिटी सेक्शन था वहां का, उनकी किसी भी प्रकार की डिमांड को पूरा नहीं किया जा रहा था। और सिविल वॉर होने की वजह से काफ़ी लोग वहां पर इंजर्ड हुए थे, काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई थी, और वहां के लोगों की सोशल लाइफ, कल्चर लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ को बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। वहाँ के जो कल्चर उनका वैसे ही ख़राब हो गया था, उनके कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं दी गई। सोशल लाइफ उनकी ख़राब हो चुकी थी क्योंकि उनके ना स्कूल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा था, ना गवर्नमेंट जॉब्स में उनको प्रेफरेंस दी जा रही थी, और इकोनॉमिक लाइफ पे भी उनका इम्पैक्ट पड़ा था। तो वी कैन से दैट द दीज सिचुएशन वर नेगेटिव सिचुएशन इन द मेजोरिटेरियन पॉलिसी। मेजोरिटेरियन पॉलिसी के अंदर ये सारे नेगेटिव पॉइंट थे, जिसकी वजह से श्रीलंका का कॉन्फ्लिक्ट कम होने के बजाय उल्टा बढ़ गया था। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव डिस्कस इन द क्लास टुडे। एंड आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर रखोगे तो ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, और इस चैप्टर में करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है।
हालांकि बात है 1 नंबर क्वेश्चंस की, तो मैं आपके लिए इस चैप्टर के एमसीक्यूज भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और आज जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, ये सारे क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल सोशियोक्रेटिक एकेडमी में मिल जाएगी, वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊंगा, हम हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। उसके भी इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। इफ यू लाइक दैट टुडेज वीडियो, यू कैन शेयर टू अदर योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो चलिए भाई, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हैप्पी लर्निंग। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।